नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन रहा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत 281 सांसदों ने शपथ ली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लोकसभा स्पीकर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। एनडीए की ओर से ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया, तो विपक्ष से कांग्रेस सांसद के सुरेश ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए बिरला के खिलाफ नामांकन दाखिल कर दिया है। अब देश में पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। 26 जून को सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी। दरअसल विपक्ष की शुरू से मांग थी कि डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें दिया जाए तो वो स्पीकर के लिए समर्थन कर देंगे। परंपरा भी यही कहती है, लेकिन बातचीत के दौर के बाद भी बात नहीं बन पाई और अब स्पीकर का चुनाव कराकर एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। ऐसे में आगे संसद का क्या स्वरूप होगा, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 26 जून को नए स्पीकर को लेकर चुनाव होगा। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं विपक्ष ने के सुरेश को प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही प्रत्याशी अपना अपना नामांकन कर चुके हैं। ऐसे में यहाँ नंबर गेम बहुत प्रभावी होगा। चलिए बताते हैं लोकसभा में क्या है नंबर गेम। लोकसभा के नंबर गेम में इस बार तस्वीर 2014 और 2019 के मुकाबले अलग है। एनडीए की अगुवाई कर रही बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 2 चुनाव बाद पार्टी पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी 272 के जादुई आंकड़े से पीछे रह गई। लोकसभा में एनडीए का संख्या बल 293 है, वहीं इंडिया ब्लॉक के 233 सांसद हैं। 7 निर्दलीय समेत 16 अन्य भी चुनाव जीतकर संसद पहुँचे हैं। डीएमके, शिवसेना, शरद पवार, एनसीपी और इंडिया अलायंस की अन्य प्रमुख पार्टियों ने के सुरेश के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हालांकि टीएमसी के हस्ताक्षर होने की कोई खबर नहीं थी। कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी की मंजूरी का वो इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की तरफ से स्पीकर पद के लिए के सुरेश के नाम का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इसे लेकर इंडिया गठबंधन में एक राय बनती नहीं दिख रही है। टीएमसी का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को मैदान में उतारने के बारे में टीएमसी से कोई सलाह नहीं ली गई। बयान दिए जाने से पहले इंडिया ब्लॉक के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया और न ही कोई सामूहिक फैसला लिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के पास राजनाथ सिंह का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि स्पीकर पद पर विपक्ष को समर्थन करना चाहिए और एक राय बनानी चाहिए। हमने कहा हम स्पीकर का समर्थन करेंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कॉल बैक करेंगे, लेकिन वो कॉल नहीं आया। मोदी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलेगा तभी हम समर्थन करेंगे। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। अभी सब सामने आ रही चीजें, जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात। सभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा।
इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता। स्पीकर के पद पर प्रपोजल मूव करना था तो उससे पहले माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय अमित शाह जी विपक्ष के प्रमुख लोगों से बात की, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उन लोग को प्री कंडीशन लगा के, पूर्व शर्त लगा के हम सपोर्ट करेंगे ऐसे बोल रहे हैं। संसदीय प्रजाप्रभुत्व में ऐसे कभी भी हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया आघाड़ी है उनको मतलब चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब स्पीकर का चुनाव होता है तब आम सहमति से भी बहुत बार चुनाव होता है, अपोजिशन उम्मीदवार खड़ा अनेक करता है, लेकिन अगर विपक्षी दलों ने अगर उम्मीदवार खड़ा किया है तो ठीक भाई, लोकतंत्र में खड़ा करने का अधिकार है। लेकिन जो हमारा एनडीए का जो उम्मीदवार होगा, हमारे पास क्लियर बहुमत है और हमारे बहुमत से ज्यादा हमारे पास बहुमत है, तो इसीलिए मतलब स्पीकर का जो हमारा एनडीए का जो कैंडिडेट है ये अच्छे वोटों से चुनकर आएगा। किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आजादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं। अब लोकसभा स्पीकर के लिए विपक्ष के उम्मीदवार उतारने से ऐसा पहली बार होगा जब इस पद के लिए चुनाव की नौबत आएगी। इतना ही नहीं, आम सहमति से स्पीकर चुनने की अब तक की चली आ रही परंपरा भी टूट जाएगी। आजादी के बाद से अब तक लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन सर्वसम्मति से होता रहा है। स्पीकर का पद सत्ताधारी दल और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास रहता है। अब इन पदों के लिए 26 जून को चुनाव होना है और यदि ऐसा हुआ तो भी एनडीए की जीत सुनिश्चित सी है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब संख्या बल सत्ताधारी एनडीए के पक्ष में है, ये जानते हुए भी विपक्ष ने उम्मीदवार क्यों उतारा। हालांकि विपक्ष परंपरा का हवाला देते हुए डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहा है और उम्मीदवार उतारने के पीछे भी यही संदेश देने की रणनीति हो सकती है। गौरतलब है कि 17वीं लोकसभा के कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर का पद खाली था और इस बार तकरार बढ़ी और चुनाव की नौबत आ गई। इन सब के बीच एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला जीते तो दोबारा स्पीकर बनने वाले भाजपा के पहले सांसद होंगे। राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला 2019 से 2024 तक स्पीकर रह चुके हैं। भाजपा के पहले ऐसे सांसद होंगे जो लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर का पद संभालेंगे। ओम बिरला अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो कांग्रेस के बलराम जाखड़ के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। दरअसल बलराम जाखड़ 1980 से 1985 और 1985 से 1989 तक लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। जीएमसी बालयोगी और पीए संगमा जैसे नेता 2 बार लोकसभा अध्यक्ष तो बने, लेकिन 5-5 साल के कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। के सुरेश विपक्ष की तरफ से 8 बार के सांसद हैं। प्रोटेम स्पीकर के लिए भी उनके नाम को आगे रखा गया था, लेकिन चुना भर्तृहरि मेहताब को गया। और आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं दलीय स्थिति पर किसकी कितनी ताकत है। लोकसभा की कुल सीट 543, एनडीए की ताकत 293, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 240, तेलुगु देशम पार्टी 16, जनता दल यूनाइटेड 12, शिवसेना 7, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5, राष्ट्रीय लोक दल 2, जनता दल सेक्युलर 2, जनसेना पार्टी 2, असम गण परिषद 1, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल 1, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1, अखिल झारखंड छात्र संघ 1, अपना दल सोनेलाल 1, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 1 और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 1। इसी तरह इंडिया गठबंधन की ताकत है 234 की, जिसमें से कांग्रेस 99, समाजवादी पार्टी 37, तृणमूल कांग्रेस 29, डीएमके 22, सीपीएम 4, आरजेडी 4, शिवसेना उद्धव ठाकरे 9, एनसीपी एसपी 8, सीपीआई 2, जीएमएम 3, सीपीआई लेनिन 2, मुस्लिम लीग 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस 2,
विद्युत लाई 2, बीएपी 1, केरल कांग्रेस 1, एमडीएमके 1 और आरएलटीपी 1। अन्य की बात की जाए तो संख्या 15 मेंबर्स की है, जिसमें से वाईएसआर 4, अकाली दल 1, एआईएमआईएम 1, आजाद समाज पार्टी 1, वॉइस ऑफ पीपल्स पार्टी 1 और निर्दलीय 7। बहरहाल लोकसभा चुनाव के बाद पहले संसद सत्र में हंगामा तो शपथ ग्रहण से ही शुरू हो गया था और टकराव दिखा था प्रोटेम स्पीकर को लेकर, लेकिन अब तकरार और तेज हो गई है लोकसभा स्पीकर के लिए। ऐसे में क्या होगा पक्ष विपक्ष का अगला स्टैंड और कैसी होगी आगे संसद की तस्वीर, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो संसद में संग्राम और स्पीकर पर घमासान जाहिर तौर पर होना ही था। देखिए, ये बात बहुत पहले से ही क्लियर थी कि विपक्षी गठबंधन ने कहा था कि डिप्टी स्पीकर का पद हमें चाहिए, यदि आप मर्जी से देते हैं तो हम स्पीकर के लिए समर्थन करेंगे और यदि नहीं तो फिर हम अपना कैंडिडेट सामने उतारेंगे। और ये बात पहले से ही तय थी। उसके बाद ये बात आज सामने आ ही गई कि आखिरकार ऐसा पहली बार होगा जहां लोकसभा स्पीकर के लिए इलेक्शन कराए जा रहे हैं, यानी कि वोटिंग के जरिए अब अध्यक्ष पद को चुना जाएगा। सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है कि जो कैंडिडेट सामने हैं, जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है, ओम बिरला जिन्होंने जिम्मेदारी पहले भी संभाली है, और यहां से के सुरेश, ये वही के सुरेश हैं जो प्रोटेम स्पीकर के लिए जिनके नाम को आगे रखा गया था और 8 बार के सांसद, एक सीनियरिटी के लिहाज से उनका नाम था, लेकिन कहीं ना कहीं भृतृहरि मेहताब को बनाया गया, उनको नहीं चुना गया, जिसको लेकर विपक्ष ने काफी विरोध भी जताया था। अब यहां पे बड़ा फैक्टर यह है कि जो वोटिंग होगी और 26 जून का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा संसद के लिए, तमाम दिग्गजों के लिए, सांसदों के लिए, सरकार के लिए भी। इसलिए क्योंकि ये जो वोटिंग होगी, अब अध्यक्ष किसका होगा, और जाहिर तौर पे जो एक आंकड़े फिट बैठे हैं वो अपने आप में थोड़ा सा चिंता बढ़ाएंगे भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। बहुमत की दृष्टि से जो सरकार बनी वो एनडीए की बनी। ऐसे ही विपक्षी गठबंधन की बात करें तो इनकी भी सीटों को यदि हम देखें तो 233-34 सीटें जो होती हैं वो मायने रखती हैं। अब यहां पर एक उम्मीद है कि कहीं कोई खेला तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि यदि ऐसा कुछ हुआ तो पूरा का पूरा जो सिनेरियो बनकर आया था वो पूरा बदल जाएगा। क्या होगा, इस पर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राम कुमार वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पूर्व सांसद भी हैं राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के। राम कुमार जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जयप्रकाश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। जयप्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। कीर्ति निधि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए एहतेशाम उल हक हमारे साथ जुड़े हैं। एहतेशाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, मनीष गुप्ता, उनका भी स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राम कुमार जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, पहुंच रही है। राम कुमार जी, 26 जून यानी कि कल का दिन कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप संसद के लिए, लोकसभा के लिए, आप सबके लिए, स्पीकर के चुनाव के लिए? क्योंकि जो बातें आई हैं, जो स्थितियां बनी हैं, वो पहली बार हो रही है। शायद उम्मीद नहीं थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी उम्मीद इसलिए थी क्योंकि विपक्षी गठबंधन ने ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि डिप्टी स्पीकर का पद दे देते हैं तो वो कहीं ना कहीं समर्थन करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर कि आज तो बातचीत का दौर हुआ। राजनाथ सिंह जी ने बात की है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बात की, राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कहा कि हम कॉल बैक करेंगे, उनका कोई फोन ही नहीं आया। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या एक फॉर्मेलिटी की जा रही थी बातचीत के लिए, या मांग रहे थे परंपरा के अनुसार चलते तो शायद ये स्थिति नहीं होती? परेशानी कहां हुई कि आज इस रास्ते पर आकर खड़ा होना पड़ा? कहीं आपकी आवाज कट रही है, लेकिन मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। संजीव से बात हो रही थी। कल निश्चित ही कि बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकसभा के स्पीकर का चुनाव है और एक परंपरा भी रही है और परंपरा को निभाना भी चाहिए। तो लोकसभा के स्पीकर के सर्व अनुमति से या सर्वसम्मति से
चुनाव होता तो वो बहुत बढ़िया होता, क्योंकि पूरी सदन हाउस को चलाने का एक भारत का महत्वपूर्ण लोकसभा सदन, उसमें आम सहमति होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि एनडीए के पास में स्पष्ट बहुमत है, संख्या बल भी है, सब कुछ है, विपक्ष को मालूम है कि उनका जो इंडी गठबंधन है वो उनके साथ पूरा भी नहीं है, कैंडिडेट खड़ा करने में भी आपस में सहमति उनमें नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी एक जिद है कि हमें सिर्फ विरोध करना है, और विरोध करने के लिए वो इस तरह का ये व्यवहार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है, और क्योंकि एक लोकतंत्र है, उसमें अगर वो कैंडिडेट खड़ा भी करते हैं, उनको मालूम है कि उनका जो उम्मीदवार है वो हारेगा, और उसके अंदर ये देखा कि वो 234 की बात कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी ने जिस तरह से अलग रहने की बात कर दी है, और भी कुछ चीजें आएंगी, तो ये अच्छा होता कि एक स्पीकर का जो चुनाव है वो आम सहमति से होता। इसके लिए हमारे ने भी, अमित शाह जी ने भी कांग्रेस के अध्यक्ष को भी 3 बार फोन किया, उनको रिक्वेस्ट किया कि इसको इस तरह से करे, लेकिन इस तरह के स्पीकर का चुनाव है, डिप्टी स्पीकर को लेकर के बात करते हैं, तो ये कहाँ का लॉजिक है? आप स्पीकर के चुनाव पर आम सहमति के लिए बात हुई है, उस पर करें। मैं समझता हूँ कि वो देश की जनता को भी मैसेज अच्छा जाएगा, और एक संसद के लिए भी अच्छा होगा, लगेगा कि विपक्ष सकारात्मक भूमिका में काम करेगा। मुझे लगता है ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक स्टेटमेंट हो सकता है, एक बात हो सकती है, पर मुझे लगता है विपक्ष की जो एक मांग थी या उनको लग रहा था, और परंपरा को जहां तक निभाने की बात है, तो फिर पक्ष विपक्ष होना था। आप देखिए ना पिछली लोकसभा को, तब तो वो पद ही खाली था, तो मुझे लगता है कि पिछली बार भी तो ऐसे ही हुआ, क्यों देने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई है तो यदि विपक्ष के लिए है तो उसको देना चाहिए। मुझे लगता है और लोगों की भी राय इस पर आएगी, और तब फिर हम एक कंक्लूजन पर निकलेंगे, क्योंकि टीएमसी पर भी सवाल उठे हैं। एहतेशाम जी, अगला सवाल आपसे, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। एहतेशाम जी, कई सारी चर्चाएं आज आई हैं कि टीएमसी ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं जिस पर के सुरेश के नाम के लिए उसको आगे बढ़ाया गया था, और बाकी सभी के हस्ताक्षर से, और ये भी कहा जा रहा था कि कोई डिस्कशन नहीं हुआ, आप लोगों के नॉलेज में नहीं था, ममता दीदी की मंजूरी का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद कुछ बात बढ़ी क्या? क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी उसी बात को दोहराया है। देखिए, अभी जो बात रखी, हमारे कहने का मतलब है जो भारतीय जनता पार्टी के जो सभी बैठे हुए जिन्होंने बात रखी अपनी, हमारे हिसाब से हम लोगों को भी, विपक्ष भी जो है अपने कैंडिडेट दिए, तो हम समझते हैं चुनाव के अनुसार से जो स्पीकर का अगर चुनाव होता तो बढ़िया रहेगा। हम लोग भी समझ लिए इसके समर्थन में है कि मतलब जो हमारे चुनाव प्रक्रिया जो कल होने जा रही है 26 जून को, इसके आधार पर अगर स्पीकर का चुनाव होता है तो बढ़िया रहता है। जिस तरह से ये समझ लिए 1952 और 1974 के बीच में भी इस तरह का हुआ था, 1976 में भी, 1976 में भी इसी तरह का समझ लिए कि हुआ था। तो हम समझते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट अभी जो साउथ से आते हैं वो 8 बार के MP है, और उनका नाम का हम लोग कांग्रेस मतलब इंडिया की तरफ से उनका नाम का ये हुआ है। हम लोग उनके के सुरेश जी को समर्थन में हम लोग हैं, और हम लोग वोटिंग के जरिए से बहुत अच्छे तरीके से जीतेंगे। जो हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के जो बोल रहे कि हम मतलब विपक्ष नहीं जीत पाएंगे, उनके पास में नहीं है, तो आपके पास समझ लिए कि बहुत थोड़ी सी आपकी आवाज में सुन पा रही हूं, समझ पा रही हूं। 234 है, आपके पास 234 है, मेरे पास 234 है, तो ये बात आपको अभी से अहंकार किसके साथ की थी? आप अहंकार टूटी नहीं है क्या? आपको जनता ने जनादेश आपकी जो आपने कहा था कि आपकी बात 400 के बाद जनता तो आपको समझिए नकार दिया, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अड़े हुए हैं। देखिए, जनादेश हो सकता है कल की जो चुनाव होगी तो कल की चुनाव हम लोगों की होगी, इस तरह से कीजिए। हम लोग मतलब चुनाव के तरीके से, चुनाव के आधार पर हम लोग जो है समर्थन करेंगे इंडिया गठबंधन के जो हमारे सुरेश जी है, जो 8 बार के कमेटी लोकसभा सांसद है, हम लोग उनकी हिमायत में हम लोग जरूर समझिए सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं टीएमसी जो है वो पूरी तरह से समर्थन के लिए तैयार है। दिन भर की जो बात थी उसे मैं अभी एक तरफ साइड करती हूँ, और अगली बार जब सवाल लूंगी तो हम कोशिश करते हैं दोबारा से कनेक्ट करने की, क्योंकि एहतेशाम जी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा था, मैं बहुत थोड़ा सा आपकी बात को सुन पाई हूँ और समझ पाई हूँ, और उसी पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश जी, आवाज पहुंच रही मेरी?
जयप्रकाश जी, आवाज जा रही है मेरी ना? हाँ जयप्रकाश जी, आपकी आवाज आ रही है। जयप्रकाश जी, ये पूरा जो एक सिनेरियो हम सबके सामने आके बना कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव कराए जाएंगे, अब वोटिंग होगी, और ये बात हो रही है कि आप लोग अपनी जिद पे थे, आप लोगों का काफी मान मुनव्वल किया गया, लेकिन आप लोगों ने शर्त रखी कि डिप्टी स्पीकर का पद देंगे तो हम समर्थन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और ये बात शुरू से चली आ रही है, जब ये संसद का सत्र शुरू भी नहीं हुआ था उसके पहले से इस बात की हलचल है। तो आज यदि समर्थन करते तो आपको कोई अंदेशा था क्या कि ये डिप्टी स्पीकर का पद नहीं देते, या फिर कुछ और बात है? देश के माननीय प्रधानमंत्री की बातों पे कोई विश्वास नहीं है। ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिले, कहे मैं दोबारा कॉल करूंगा, कॉल नहीं इन्होंने किया। उन्होंने अपनी शर्तें रखी, और जिस व्यक्ति को लोकसभा स्पीकर बनाने जा रहे हैं उसके क्रियाकलापों से पिछले जो लोकसभा सत्र थे उसमें उनके क्रियाकलापों को लोग देख चुके हैं। 150-140 सांसदों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, और तमाम तरह के जो उन्होंने करवा दिया। टीडीपी और जेडीयू को ये किसी भी तरह से लोकसभा स्पीकर अपना बनवा करके उनको जो है तोड़ना चाहते हैं। तो हर दल इनकी चालाकी से बखूबी वाकिफ है। जो ऑपरेशन लोटस इन्होंने बॉम्बे में चलाया, कर्नाटक में चलाया, उसके बाद जो है इन्होंने यहाँ चलाया, मध्य प्रदेश में चलाया, तो बीजेपी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। अरे जो बच्चों के भविष्य के साथ जिस देश का प्रधानमंत्री और मंत्री कर सकता हो खिलवाड़, जो भगवान राम के मंदिर में घोटाले कर सकते हैं जो भाजपाई, उनके ऊपर विश्वास करना बड़ा आत्मघाती का कदम साबित होगा। इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो भी निर्णय लिया है वो काबिले तारीफ है, और इनका जो दाऊद इब्राहिम का चेला ओम बिरला लोकसभा स्पीकर नहीं बन पाएगा, कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं जयप्रकाश जी? ये तो कहा जाता है कि जिसका संख्या बल ज्यादा है उसकी जीत सुनिश्चित होती है, तो आपको लग रहा है कि कल कुछ खेला होगा? कल वोटिंग होगी ना। टीडीपी को बखूबी मालूम है कि उसके 4 राज्यसभा सदस्य को यही माननीय गृह मंत्री अमित शाह जो है राज्यसभा स्पीकर के द्वारा मिलकर के, उपसभापति से मिलकर के उनके 4 राज्यसभा सदस्य को बीजेपी में ज्वाइन करा दिया था। तो टीडीपी को भी मालूम है, जितने छोटे दल हैं उनको मालूम है, जेडीयू को भी मालूम है कि इनका लोकसभा स्पीकर होगा। मनमानी ढंग से तानाशाही ये लोग करेंगे, और अघोषित आपातकाल तो इन लोगों ने लगा ही रखा है। और देश की संपत्ति, ना इनको देश के हिंदुओं से कोई मतलब है, न राम से मतलब है, न कृष्ण से मतलब है, न अल्पसंख्यक से मतलब है। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, और इनके अंदर खुद क्रॉस वोटिंग होगी। काहे घबरा रही है? बीजेपी के अंदर जले भुने पड़े हुए हैं, क्रॉस वोटिंग होगी। ठीक है, आप जान लीजिए क्रॉस वोटिंग कल होनी ही होनी है बीजेपी के अंदर। चलिए जयप्रकाश जी, ये तो कल पता चलेगा कि क्रॉस वोटिंग हुई है तो हुआ क्या है आखिरकार। ठीक है, वापस आऊंगी आपके पास। कीर्ति निधि जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी आ रही। कीर्ति निधि जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि ये पूरा जो एक सिनेरियो बना है, देखिए एक तो पहली बार, और मुझे तो लगता है बहुत सारी चीजें इस इलेक्शन में ऐसी आई कि कुछ एक रिकॉर्ड से बनते चले जा रहे हैं। इसलिए कहूंगी क्योंकि ये जो लोकसभा था वो मुद्दों पे आया, मुद्दों के बाद गारंटियों पर आया, बहुत सारे ऐसी बातें आई, संकल्प पत्र आए, न्याय पत्र आए, सबके लिए ओवरऑल बोल रही हूँ। फिर वो मुद्दा जब पहला चरण हुआ तब तक तो ठीक था, दूसरे चरण से पता नहीं 7वें चरण तक ऐसा कुछ छूम अंतर हो गया मुद्दा, और इतनी चीजें आ गई कि बड़ा दिलचस्प, रोचक हो गया, हास्यास्पद हो गया, और उसके बाद लग रहा था कि जो नतीजा आया वो और रोचक था। मतलब आप समझिए कि जो कड़ी एक एंटरटेनमेंट वाली जुड़ी ना इस इलेक्शन से, वो चलती ही चली जा रही है। अब आया था नंबर कि संसद का पहला दिन, पहला सत्र, मुझे लगता है बड़ा शपथ होनी थी, वहां भी देखिए हंगामा हो गया, कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता। अब स्पीकर को लेके और ज्यादा तकरार हो गई है, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है कि पहली बार हो रहा है कि वोटिंग से चुना जाएगा। और बताइए, तो आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें आई हैं, क्या आपको भी लगता है क्रॉस वोटिंग है कल? देखिए राखी जी, जो बात आप कर रही थी कि मुद्दों से लगातार चुनाव भटकता गया, समाजवादी पार्टी
खास करके उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ जो चुनाव लड़ रही है, उसमें लोकतंत्र संविधान बचाने के सवाल के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, किसान, व्यापारी जैसे मुद्दों को लगातार हम उठाते रहे। हम आज मुद्दों की बात नहीं, आज लोकसभा में स्पीकर के चुनाव होने जा रहा है, हम उस पर बात करना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने विश्वसनीयता का संकट है, और संकट इसलिए है, ये केवल देश के लोकसभा के अंदर की बात नहीं है। देश के तमाम राज्यों की परिस्थितियां देखेंगे तो जहां जहां इनके राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वहां भी तोड़-फोड़ बड़े पैमाने पर किए गए। और अभी तो 2022 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ, सर्वसम्मत से विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया उत्तर प्रदेश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था विपक्ष का पद, उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास देंगे। लेकिन आप देखिए कि आज उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को नहीं दिया गया। ये परंपरा की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लगातार परंपरा रही है सर्वसम्मत से चुनने की। परंपरा तोड़ कौन रहा? आप लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को नहीं देंगे, ये तो परंपरा रही है। और अगर ये परंपरा टूट रही है, 2019 में किसने तोड़ा? सरकार ने तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। और भारतीय जनता पार्टी परंपरा तोड़ करके और परंपरा की दुहाई दे रही है कि सर्वसम्मत से चयन होना चाहिए। प्रोटेम स्पीकर में भी यही हुआ, 7 बार से सांसद हैं लगातार, उनको आपने प्रोटेम स्पीकर बनाया। 8 बार के सांसद, दलित समाज के एक सांसद को आपने प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया। ये जो चरित्र आपका भारतीय जनता पार्टी, इसको पूरा देश देख रहा है। और इंडिया गठबंधन ने एक बेहतरीन निर्णय लिया लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का, और के सुरेश जी चुनाव लड़े। हमें पूरा उम्मीद है कि लोकसभा के सदस्य अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे। और जिनको जिनको जो एनडीए के भी गठबंधन घटक दल, उनको भी अनुरोध है कि अगर आप अपना दल, अपने सांसदों को बचाना चाहते हैं तो के सुरेश साहब के पक्ष में मतदान करना पड़ेगा। तभी लोकतंत्र मजबूत होगा और तभी संविधान सुरक्षित होगा, तभी सबके सदस्य भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, चलिए मनीष जी, मुझे ऐसा लगता है एक अभी बात निकल कर आई, ये बात आज पहली बार नहीं आ रही है कि कीर्ति निधि जी ने बोली। पहले भी कई सारे पैनलिस्ट जब संसद की डिबेट पे रहे तो उन्होंने कहा, एक दलित वर्ड आ रहा है बार बार कि के सुरेश जी के लिए ये बोला जा रहा है। जब प्रोटेम स्पीकर के लिए भी उनका नाम आया था कि दलित हैं, ये दलित विरोधी हैं, इसलिए ऐसी बात करते हैं। मुझे लगता है संसद का स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो, वो पूरे सदन के लिए होता है। वो एक पार्टी विशेष के लिए यदि हम नजर रख के बात करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दूसरी बात ये भी है कि ओम बिरला जी के लिए अब से कुछ देर पहले ये भी एक बात कही जा रही थी कि सबको बाहर कर देते हैं, सुना नहीं, पिछले कार्यकाल में क्या हुआ, तमाम चीजों को देखिए। तो ये एक बात, एक जो ठप्पा लगा हुआ इस बात पे कि यदि सत्ता पक्ष की तरफ से स्पीकर होगा, पार्टी विशेष का यदि वो कोई होता है तो वो उस तरह से उसी दिशा में काम करता है। मुझे लगता है इस छवि को मिटाना बहुत जरूरी है, पर वो मिट्टी दिखती नहीं है। खैर, इस स्पीकर के लिए आज चुनाव की स्थिति में पहुंचे हैं, आपकी क्या राय है? कि राखी जी, कई सारे एनालिसिस इसके बनते हैं। एनालिसिस नंबर 1, कांग्रेस का ये चेक करना कि इंडी गठबंधन में कोई उसका विरोधी तो नहीं है, इसलिए चुनाव लड़ने से उसे अपनी ताकत का अंदाजा होना। पहला मैसेज तो टीएमसी को मजबूरी में आना पड़ेगा, वरना वो टीएमसी पर भी हल्ला बोल देंगे। और वही हुआ। इनिशियली टीएमसी ने कहा कि भाई हम साथ नहीं है, ये कांग्रेस का एक तरफा फैसला है, हमसे बिना पूछे कर लिया। पर फाइनली मुझे लगता है टीएमसी अब कह रही है कि हम साथ देंगे। तो एक तरीके से राहुल गांधी यहां अपने एजेंडे में सफल है, एक बात। दूसरी बात ये कि भाजपा ने स्पीकर पद के लिए उनसे समर्थन मांगा, ये भाजपा की एक फॉर्मेलिटी प्रोसेस थी। एक्चुअल में उन्हें कोई समर्थन चाहिए ही नहीं। भाजपा पूरी कॉन्फिडेंट है, तैयार है। और देखिए, जगनमोहन रेड्डी भी सपोर्ट करेंगे उन्हें, है ना। तो वो कॉन्फिडेंट है और उन्होंने भी ये तय कर लिया कि हम आपको डिप्टी स्पीकर देंगे नहीं। ठीक है। अब तीसरे कांग्रेस की तरफ देखते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चिल्ला रहे हैं, अरे भाई आपकी बड़ी सारी क्रॉस वोटिंग होगी, वो हारेंगे, हम जीतेंगे। अगर ऐसी बात है, फिर आप समझौते की बात पर ये क्यों कहते हैं भाई
कि हमारे पास दोबारा फोन नहीं आया। मतलब आपको फोन भी दोबारा चाहिए और आपको कॉन्फिडेंस आप जीत भी रहे हो। आपको तो यह कहना चाहिए हमें समझौता स्वीकार ही नहीं है, हम तो आपको हरा कर मानेंगे। ये कह नहीं रही है, करे अरे आपने दोबारा फोन नहीं किया हमें। आपको फोन चाहिए ही क्यों? जब आप लड़ाई कर रहे हैं तो आपको फोन चाहिए क्यों? आप तो ये बोलो हम हराएंगे, आपको दम है नहीं, आपको पता है आप हार रहे हैं, फिर सिर्फ माहौल बना रहे हैं। यहां भी राहुल गांधी अपने एजेंडे में सक्सेसफुल है, मैं फेयरली कह रहा हूं। बीजेपी अपनी चाल में सफल है क्योंकि उसके पास अभी मेजोरिटी है, बट राहुल गांधी अपने एजेंडा में फिर सक्सेसफुल है। फिर ये बताने को तैयार है पूरे विश्व के मीडिया को कि इस बार हम भाजपा को आसानी से नहीं काम करने देंगे, हम हर जगह लड़ाई करेंगे। इसलिए भाजपा अगर उनके चरणों में गिर जाती ना, डिप्टी स्पीकर दे देती, वो तब भी चुनाव लड़ते ही लड़ते, क्योंकि उन्हें ये पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज देना था कि अब हम मोदी जी को हर जगह फाइट करेंगे, हम उन्हें वॉक ओवर कहीं नहीं देंगे। अब आते हैं भाजपा की ओम बिरला के ऊपर। ओम बिरला को लाकर आपने बड़ी अच्छी बात पूछी, पहला प्रश्न आपका यही था कि ओम बिरला को ही क्यों। दरअसल आपने देखा होगा ज्यादातर मिनिस्टर भी सेम है, कोई प्रोफाइल में बड़ा चेंज नहीं, कोई सरप्राइज नहीं। आप देखिए भाजपा अध्यक्ष जब हट गए उसके बाद भी कोई जल्दीबाजी नहीं है, और अभी इमीडिएट चुनाव नहीं होंगे, चुनाव भी बाद में होंगे उनके भाजपा अध्यक्ष के। ओम बिरला को अध्यक्ष पद पर ला रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ ये है कि भाजपा अपनी उसी स्पीड से, पुरानी चाल से ही काम करना चाहती है, इसलिए कोई प्रोफाइल में चेंज करके किसी को एक्स्ट्रा टाइम खराब करने का टाइम नहीं देगी। जो जहां पे है वहीं सेट रहेगा और उसी रफ्तार से काम होगा। हाँ, जो मुद्दे हिंदू मुस्लिम कनेक्टेड है उनकी जगह ज्यादा किसान विकास पर ज्यादा काम हो, जनता के फोकस ज्यादा अटेंड हो, ये प्रयास मुझे लगता है बीजेपी का है। इसलिए ओम बिरला को लाने का उद्देश्य यही है कि हम अपनी पुरानी धमक में हैं। हो सकता है कांग्रेस को लगता हो कि महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर कांग्रेस को उन्होंने हटा, उनके कांग्रेस के सदस्यों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया हो, जो भी कर दिया हो। अगर ओम बिरला की छवि एक स्ट्रांग और कड़क लोकसभा अध्यक्ष की है तो वो चाहते हैं कि हम इसका लाभ उठाएं। और वैसे भी जो एक बार लोकसभा अध्यक्ष हो गया, अब वो किसी छोटे पद पे तो के लायक तो रहा नहीं, तो जाहिर है उनको ही बनाकर पुरानी चाल पर चलिए और भाजपा को उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि उनकी काम करने की रफ्तार में कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो भाजपा इसको एज ए पॉजिटिविटी मैसेज दे रही है। ठीक है आरपी श्रीवास्तव जी, अब इन सबके बीच में एक महत्वपूर्ण बात है कि जो वोटिंग होगी उसमें एनडीए कौन है, इंडिया अलायंस कौन है, अन्य की भागीदारी है। तो देखिए जब वोटिंग की बारी आती है ना, तो वो अभी जैसा कि कह रहे थे सब लोग अपने अंतर्मन की बात सुन के वोट करेंगे। अब या तो ये हम कह लें कि जो जिसके दल हैं वो यदि करेंगे तो वो तो सुनिश्चित होगा, जिसकी संख्या बल ज्यादा है वो कहीं ना कहीं ओम बिरला जी की जीत सुनिश्चित है। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा एक फैक्टर आ रहा है निकल के कि यदि इधर उधर कोई भी वोट हुआ तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों बहुमत में नहीं है, वो अपने अपने दलों के साथ है। तो मुझे लगता है ये जो ताकत दलों की है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए राखी जी, कोई पहली बार नहीं है कि ये चुनाव हो रहा है लोकसभा स्पीकर का, इसके पहले भी हो चुका है। 1952 में हो गया, 76 में हुआ, चुनाव हुए हैं। और जब ये चुनाव हुए तब भी विपक्ष के पास उतनी बड़ी ताकत नहीं थी कि वो चुनाव जीत जाए पहले। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो दिक्कतें आ रही हैं, जो नंबर गेम का जहाँ तक सवाल है, देखिए एनडीए के पास पूरा बहुमत है, 293 हैं, वो तो चुनाव जीत ही जाएंगे जैसा मानते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, जो परंपराओं की बात हो रही, हमको लगता है कि परंपरा, दोनों पक्ष शायद परंपरा के प्रति ज़्यादा सचेत नहीं है, सब अपने अपने पर अड़े हुए हैं। ये जानते हैं कि हमारे पास बहुमत है, हम अपना स्पीकर चुनेंगे। विपक्ष ने पिछली बार देखा होगा कि ओम बिरला का बिहेवियर कैसा था विपक्ष के साथ, तो वो अपने जीत पर अड़े हुए हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये उठता है कि जो इंडिया ब्लॉक है, जो अभी कह रहे थे हमारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि जो इंडिया ब्लॉक है वो भी अपने आप को टेस्ट करना चाहता है कि क्या उनके साथ लोग इकट्ठा हैं। इसी तरह से एनडीए के साथ भी ये है कि जो दल उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके सपोर्ट से सरकार चल रही है, वो भी टेस्ट कर लेंगे। तो अभी ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात है, परंपराओं का जहाँ तक सवाल है,
परंपरा का निर्वहन तो हमको लगता है दोनों तरफ से नहीं है। और आप शुरू से देख रहे हैं प्रोटेम स्पीकर से लेकर के और अभी तक देख रहे हैं कि टकराव की स्थिति बनी हुई है। आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि कोई हर काम बड़ा स्मूथली हो जाएगा। हाँ, ये बात हम मानते हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण एजेंडे हैं, जब अभी बात हो रही थी कि जैसे मुस्लिम आरक्षण के मामले में है, तो उस स्टैंड को बीजेपी छोड़ सकती है क्योंकि टीडीपी का मामला है। इसी तरह से स्पेशल स्टेटस का दर्जा है, जिन राज्यों को विशेष दर्जा है की मांग चल रही है, उन पर भी कहीं न कहीं बैकफुट पर रहना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन फिलहाल आप देखिए नंबर गेम अगर देखेंगी तो बड़ी आसानी से ओम बिरला जो है स्पीकर बन जाएंगे। और दूसरी तरफ राहुल गांधी का जहाँ तक एजेंडा है, ये एजेंडा नहीं, विपक्ष भी अपनी बात रखना चाहेगा। जो समझौते की बात हो रही थी, स्पीकर के लिए समर्थन की बात हो रही थी और डिप्टी स्पीकर का पद कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है स्पीकर के सामने, लेकिन हाँ पिछले जो है लोकसभा में आपने देखा वो पद भी खाली रहा। तो ये सारी बातें हमको लगता है कि दोनों पक्ष में एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और संसद में विश्वास की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं कि आम सहमति से चलना चाहिए, पूरे जो है एक तरह से मिलजुल के ही सदन चलना चाहिए। लेकिन सदन में जिस तरह के हालात हैं आने वाले समय में हमको लगता है इतने सामान्य नहीं नजर आते हैं। ठीक है राम कुमार जी, क्योंकि देखिए अब बहुत मुझे लगता है कुछ घंटों की ही बात है और कुछ घंटों के बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन बार बार बात क्योंकि परंपरा की आती है और एक विश्वास की आती है, तो विश्वास तो देखिए रखना पड़ेगा। आप विश्वास नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज परंपरा की बात है, तो जो परंपरा बनी है संसद की उसका निर्वहन क्यों नहीं हुआ? पिछली बार भी ऐसा ही था, ऐसे ही 10 साल में देखिए कोई नेता प्रतिपक्षी नहीं रहा, जो अब इस बार तो बहुत सारी बातें खैर उसके लिए भी निकल कर आई हैं। शायद वो वैसा विपक्ष भी ना मिला हो, लेकिन इस बार तो खैर जो नतीजे आए हैं तो एक मौका विपक्ष के पास है। तो ये सारी चीजों को देखना होगा। ऐसी पिछली बार हुआ, ऐसी इस बार है, इस बार का सिनेरियो थोड़ा अलग है। तो परेशानी कहाँ थी? मुझे लगता है कि स्पीकर के सामने, जैसा कि आरपी श्रीवास्तव जी भी कह रहे थे, डिप्टी स्पीकर का पद कोई ऐसी वो नहीं था कि बिल्कुल पूरा वर्चस्व एक तरफ चला जाता। स्पीकर होते हैं, तो जो परंपरा है कि पक्ष के पास स्पीकर रहे, विपक्ष के पास डिप्टी स्पीकर रहे, तो उसको बहुत स्मूथली यदि लेके जाते एक अच्छी सार्थक चर्चा के साथ, तो ये शायद मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीजों को करना पड़ रहा होता और फिर किसी खेला का डर भी नहीं होता। राखी जी, हमने पहले भी कहा कि हम आम सहमति, आपस के मिले जुले सहमति के साथ में सारा काम करना भी चाहते हैं और संसद के लोकतांत्रिक ढंग से चलना चाहिए। अगर कांग्रेस को और विपक्ष को अपनी बहुत सारी अच्छी अगर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दिखानी थी तो उनको स्पीकर के चुनाव के अंदर निश्चित है कि उनको समर्थन करना चाहिए। जब उनको मालूम है, अभी हमारे विपक्ष के नेता बोल रहे थे कल तो यहाँ क्या है कि अंतरात्मा से वोट चलेंगे और कभी वो दलितों को बीच में ले आते हैं। मैं कहता हूं कि कांग्रेस के मित्रों से भी, समाजवादी पार्टियों से, कब तक देश के अंदर इन दलितों पर राजनीति आप करोगे? आपको जनता गई। उन्होंने कहा कि विश्वास की, राखी जी मैं बताऊं कि ये भारत के मतदाता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को विश्वास दिया है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। इसमें ये विश्वास अपने आप जनता ने दिया। यानी एनडीए की सरकार जो कहती है वो करती है। जो 10 साल का कार्यकाल देकर आने वाले में भी होगा, जो हमने संकल्प पत्र में दिया वो कार्य भी होंगे। मैं कहता हूं कि कांग्रेस जो कंडीशन लगा करके कोई काम करना, इसका मतलब उनकी मानसिकता साफ है कि नहीं, हमको तो विरोध करना है, विरोध के नाम पर विरोध करना है। तो डिस्ट्रक्टिव अप्रोच अगर रखते हैं तो मैं समझता हूं कि एक स्वच्छ परंपरा और संसदीय प्रणाली के लिए ठीक नहीं है। उनको अभी स्पीकर का चुनाव है, उसमें आप दिखाओ, उसके बाद में डिप्टी स्पीकर की बात आएगी तो उस समय सोचा जाएगा। लेकिन राम कुमार जी, यही तो विश्वास और अविश्वास की बात हो गई ना। उनको विश्वास नहीं था, जितना मैं समझ पा रही हूँ। उन्हें लग रहा था कि अभी वो समर्थन कर भी देते और स्पीकर का चुनाव हो जाता, लेकिन जब डिप्टी स्पीकर की बात आती तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी पर या सरकार पर भरोसा नहीं है कि आप वो पद उनको देते। इसीलिए उन्होंने पहले से ही अपनी लाइन को क्लियर रखा था कि मानेंगे तो ठीक, नहीं तो फिर हम इस पर वोटिंग पे ही जाएंगे। अब वो भले जो भी नतीजा उसका। राखी जी, उन्होंने अपनी लाइन क्लियर रख दी कि हम डिस्ट्रक्टिव अप्रोच करते आए हैं। पिछले दिनों में भी 10 वर्ष उनका रवैया देखा है और आने वाले समय भी हम करेंगे। वो
कभी राष्ट्र हित के लिए, जनहित के लिए अपनी अप्रोच नहीं रखते। हमने नतीजा देखा है कि जिस दिन स्टार्टिंग जब हुआ है सत्र, शपथ के दौरान उन्होंने क्या किया, शपथ के दौरान क्या नहीं हुआ, और अभी भी जिस तरह का ये रवैया दिखा रहे, तो विश्वास, ये क्या पूरी जनता ने जिस पार्टी पर, जिस एनडीए पर विश्वास किया है, इनको विश्वास करने में दिक्कत ही नहीं है। हमेशा नहीं है। आपने देखा होगा राखी जी, एनडीए के हमारे पास में स्पष्ट बहुमत था 2014 में भाजपा का, उसके बाद 2019 में था, लेकिन हमने जो हमारे एनडीए के साथी थे पूरा सम्मान दिया, विश्वास के साथ में उनको हमने कैबिनेट में भी रखा, और उनके इश्यूज जितने भी होते थे उनको तो हमने सबको इश्यूज को किया, लेकिन एनडीए वालों को पूरा सम्मान मिला और अभी भी मिलेगा। तो इन लोगों को अपने आप में विश्वास नहीं है, इंडिया गठबंधन में विश्वास नहीं है, अभी मंथन चिंतन कर रहे हैं। इनके पास में भी कांग्रेस वाले इनका कम से कम विपक्ष का नेता ही बन रहे, घोषित करते, कुछ तो कहें। ठीक है, जयप्रकाश जी जवाब दीजिएगा सर, कई सारे सवाल आपके लिए आए। ये देश के विद्यार्थियों के विश्वास पे खरे उतरे हैं, नीट एग्जाम में खरे उतरे हैं। अरे यहाँ तक कि रामलला के मंदिर का जो उद्घाटन किया उस पे खरे उतरे हैं कि वहाँ नई नई बड़ी बिल्डिंग जो है पानी गिर रहा है। एक कहावत है आजकल देहातों में चल रही है इन्हीं लोगों के ऊपर कि 400 तो नहीं आया, 240 तो रुक गए। दूसरी बात ये है कि एक और कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं आप तो सर्टिफिकेट देते को नहीं आएंगे, राजा बाबू और अमित शाह ने ठगा नहीं, चाहे वो आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो या गडकरी साहब हो, इसको इन्होंने बख्शा है। शिवसेना आप अपने वालों को बताओ आपने क्या बख्शा, क्या नहीं लोगों ने नहीं बख्शा। अरे तो पूरा का पूरा उनका सम्मान है। विश्वास इन भाजपाइयों के ऊपर नहीं है। ये शपथ ग्रहण कर शपथ ले रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, ये इनके ऊपर विश्वास नहीं। 150 सांसदों को यही ओम बिरला जो है बर्खास्त सस्पेंड किया। अच्छा जयप्रकाश जी एक आरोप बार बार आ रहा है कि इन्होंने काफी रिक्वेस्ट किया सत्ता पक्ष ने आप सभी लोगों से कि आप लोग अभी समर्थन कर दीजिए स्पीकर के लिए, जब डिप्टी स्पीकर की बात आएगी तब हम लोग फिर एक बार सहमति से बात करेंगे, लेकिन आप लोग जिद पे अड़े थे। क्या आपको विश्वास नहीं है इन पर? ये एकदम सरेआम झूठ बोल रहे हैं। राजनाथ सिंह गए थे माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के पास और उनको फोन भी किए, 3 बार किए माननीय, जब दोबारा फोन नहीं गया तो पंडित राहुल गांधी ने सीधे सरेआम कहा है कि दोबारा खड़गे साहब के पास। पंडित राहुल गांधी क्या राहुल गांधी दोबारा फोन करने से समर्थन दे रहे थे? का बयान है पंडित राहुल गांधी। हाँ पंडित राहुल गांधी आपको रमजान के लिए काट रहे हैं क्या? सर प्लीज संसद और स्पीकर पे रहिए। मुझे बहुत अच्छे से याद है ये घटनाक्रम एक बार और हो चुका है। मैं पंडित राहुल गांधी और उसके क्लेरिफिकेशन में बहुत पूरा समय चला जाएगा, प्लीज। नहीं, एक सेकंड। पंडित विद्वान इंटेलेक्चुअल इनको कहीं पढ़ लेंगे कहीं जाकर। इसीलिए आप किस स्थिति में आ गए हैं? मैं इनके वाले में जयप्रकाश जी प्लीज नहीं करेंगे। सर पंडित राहुल गांधी को लेके मत उनसे उलझिए, वो मेरे साथ एक चर्चा में जुड़ चुके हैं, बहुत लंबी बहस हुई थी। मैं अलग से चर्चा रख लूंगी, उस पर हम बात कर लेंगे। सर कौन पंडित है नहीं है प्लीज हम उस पर बात कर लेंगे, अभी मत करिए, अभी हम स्पीकर पे बात करेंगे। देश का अनपढ़ जाहिल विश्व गुरु ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला विश्व भी मानता है, पूरे देश की जनता मतदाता मानता है। अब पप्पू पप्पा हो गए हैं आपके तो नेतृत्व करने वाले स्पीकर हैं। कल उनको तो मालूम नहीं है कि आलू से क्या निकलता है। दाऊद इब्राहिम का चेला कल ये हारेगा, कल हारेगा ये व्यक्ति। लोकसभा हरा ना, ये भी हारेगा कल। ठीक है, एक मिनट। जितने हैं सब लोग जान रहे हैं आप लोग के क्रियाकलापों के बारे में। पुलवामा की सच्चाई आई नहीं, आए हैं प्रायश्चित करो, चिंतन करो कि किस तरह से आप जीवित रहेगी आपकी पार्टी। कमिश्नर नहीं होता तो 100 सीट मिलना मुश्किल था। ठीक है, एक मिनट। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष जी बस थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ इनको अपनी भाषा में थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए, ऐसी बातें ना करें। ये हारेगा जीतेगा क्या तमीज से बात करें? आप एक राष्ट्रीय चैनल पर है, अच्छे से बात करिए। राहुल गांधी के बारे में अच्छे बात करिए, मोदी जी के बारे में अच्छे से बात करिए, प्रधानमंत्री है, और पुरानी बातें भूल जाइए। वो चुनाव जीत कर आए हैं, तमीज से बात करते हैं। चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री बने हैं। आपका जोर लगा के हटाओ, हरा के दिखाओ ना, वरना शांत रहो।
जनता को ये बताने की जरूरत नहीं है वो जीते हैं कि हारे, गलत है, सही है। पानी का पानी वो जीत के आए हैं, आप हारे हो वो जीते हैं, बात खत्म है। आप हारे हो वो जीते हैं और समझ गए वो अडवाणी के पैर छूते हैं और आपका नेता अपने पिताजी के हाथ से माइक छीन लेता है। ये बात तो बताइए, आपका नेता अपने पिता के हाथ से माइक छीन लेता है और मोदी जी अडवाणी जी के, मोदी मनोहर जोशी के पैर छूते हैं। मोदी जिनकी आप सदन में फेंक देते हैं, धर्म को नहीं मानते। प्रधानमंत्री जी आपके होते सर, कौन किस धर्म को मान रहा है और कौन कितना पाक साफ है राजनीति में, ये प्लीज अब मुझे बोलने पे मजबूर मत करिए, क्योंकि मैं विषय से इधर उधर नहीं होना चाहती हूँ, इसलिए बहुत देर से सुन रही हूँ, प्लीज। और एक बरसात नहीं झेल पाई, ठीक है। राम का मंदिर, कीर्तिनिधि जी, हम आएंगे। कीर्तिनिधि जी, क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे? ये सवाल मैंने इसीलिए उठाया था, क्या एक विश्वास की कमी थी? यदि होता तो ये इलेक्शन हो सकता था, या इसके पीछे उनको लगा कि स्पीकर में भी समर्थन लेंगे और डिप्टी स्पीकर भी नहीं देंगे? और विपक्ष का तो देखिए इस बार अधिकार है, नंबर ही ऐसे आए हैं लोकसभा में, इस बार नंबर गेम जो है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, तो वो नंबर ही ऐसे हैं कि विपक्ष तो अपनी ताकत दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे आरोप ये लगाया जा रहा है कि आप रुक नहीं सकते थे, इसके बाद तो डिप्टी स्पीकर पे बात होनी ही थी। देखिए राखी जी, दो उदाहरण मैंने दिया। एक उत्तर प्रदेश की विधानसभा के का जहां विपक्ष का उपाध्यक्ष होना चाहिए था विधानसभा में, जो कमिटमेंट था भारतीय जनता पार्टी का वो नहीं किया। आज तक उपाध्यक्ष का पद खाली उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, और 2019 के बाद 24 तक लोकसभा में भी विपक्ष के पास उपाध्यक्ष नहीं और उपाध्यक्ष का पद खाली रहा। ये किस मुंह से परंपरा और नियम की बात कर रहे हैं, आपसी सहयोग की बात कर रहे हैं? ये बात मेरे समझ के परे। अगर इन्होंने विश्वास जताया होता, लोगों का विश्वास जीता होता, अगर 19 में लोकसभा के अंदर उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया होता, तो मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि आज चुनाव की स्थिति नहीं का नेता नहीं सोचेंगे तो अगर कैसे क्या लोकसभा के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की स्थिति आई है, वे भारतीय जनता पार्टी के भरोसे पे संकट की वजह से। भारतीय जनता पार्टी पे कोई भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो पिछली कार्यप्रणाली इनकी रही उस पे कोई भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि पद खाली रहा लेकिन विपक्ष के हिस्से में नहीं दिया, किसी एनडीए अलायंस पार्टनर के हिस्से में नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। पद पूरे 5 साल खाली रहा। ऐसी सरकार का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी को कोई भरोसा कैसे करेगा? ये लगातार धोखा देते रहे। और लोकसभा के अध्यक्ष अगर ओम बिरला साहब 5 साल रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा, उनकी भी प्रशंसा कर रहे थे। राजनीतिक विश्लेषक जी मनीष जी की बहुत स्ट्रिक्ट है। विपक्ष के 150 सांसदों को निलंबित कर दिया, सदन एक तरफा कर दिया, नियमों का पालन नहीं करे क्या करेंगे कीर्ति जी? और आप उसकी भी प्रशंसा कर रहे, लोकतंत्र की हत्या कर दिया। संसद के अंदर उद्दंडता होगी तो क्या होगा? आप कम से कम कुछ सोचिए। मुझे मालूम है कि क्या क्या किया, जो जनमत दिया को, वो लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए दिया है, और समाजवादी पार्टी उस दिशा में लगातार बढ़ती रहेगी। इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है इस बार वो मौका ही नहीं होगा कि किसी का सस्पेंशन हो जाए। इस बार दोनों अपनी अपनी जगह पे बैलेंस हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को एकदम से बाहर कर पाएगा, या वो घटनाक्रम हम देखेंगे। फिलहाल जो बात हो रही है वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। एहतेशाम जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? एहतेशाम जी, जी बात नहीं पहुंच रही। एहतेशाम जी, मेरी आवाज पहुंची? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। एहतेशाम जी, ठीक है, मैं जितना सुन पा रही हूँ अपनी बात रखिएगा थोड़ा जल्दी से, क्योंकि आपका ऑडियो मेरे तक तो नहीं पहुंच रहा है, बहुत बहुत कम ऑडियो आ रहा है आपका। कल जो इलेक्शन होना है, क्या आपको लगता है कि उसमें क्रॉस वोटिंग होगी? और टीएमसी का, मैं फिर से पूछूंगी, टीएमसी का क्या रोल होगा? आपने हालांकि कह दिया कि आप समर्थन करेंगे, लेकिन बार बार ये अंतर्मन जो आया आज इस चर्चा में निकल के, अंतर्मन से वोटिंग होगी, तो ये अंतर्मन से वोटिंग मुझे समझ नहीं पा रही हूं मैं कि कौन किस अंतर्मन से कहां वोट करेगा।
देखिए ये कल जो वोटिंग होगी राखी जी, तो उससे सब साफ साफ समझ में आ जाएगा कि कौन किसके पक्ष में है। हमारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है, समझ लिए कि हमारी जो कैंडिडेट है उनको मतदान पूरे हम लोग करेंगे, हम लोग अपनी तरफ से वोट देंगे के सुरेश जी को। तो इसके लिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि कल जो भी मतलब वोटिंग जो होगी, जो प्रक्रिया है, तो कल समझ लिए हमारे फेवर में होगी। और जिस तरह से एनडीए के लोग अभी जो बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, देखिए हमारे एक स्पीकर बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि कोई भी ऐसा देश के लोग बचे नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी ठगे नहीं है। देखिए राम मंदिर उन्होंने समय से पहले रहते हुए उन्होंने निर्माण कर दिया, आज देखिए पहली बारिश में वो लीक हो रही है। एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है, समझ लिए हर जगह वो सोचते हैं कि हम हर जगह रहें। तो पक्ष और विपक्ष में देखिए प्राण प्रतिष्ठा हुई या नहीं हुई, आपने दर्शन किए नहीं किए, दूसरी बात सनातन धर्म को माने नहीं माने, दूसरी बात बोलने हैं और दूसरे को बोलने का पहचान है कि आपकी करनी या कहने में क्या फर्क है। 400 के पार के बजाय जनता को 240 में आपको खड़ा आप तो लिखते देते 295 आएंगे हमारी, आप सर्टिफिकेट दे रहे थे, राहुल जी भी दे रहे थे, कहाँ गया सर्टिफिकेट मोदी जी को नहीं आने देंगे, आपने झूठ फैलाया, उससे भी वो नहीं हुआ। प्लीज सर एक एक करके बात रखिए प्लीज, अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा समय बचाए। आने वाले दिनों में देखिए राकेश जी, मैं साफ लफ्जों में बोलना चाहता हूँ, हमें 1 मिनट का मौका दिए। यहाँ मैं साफ लफ्जों में बोलना चाहता हूँ कि ये जो बैसाखी के सहारे इनकी नैया गारंटी से चलने वाली नहीं है। इसलिए कि ये जो चंद्रबाबू नायडू देखिए जिनसे दोस्ती करते हैं, ये समझ लिए कि यहाँ हमारे उड़ीसा से बीजेडी के समर्थन इतना दिन तक थे, सोचिए बीजेडी के वो नहीं हुए। आज देखिए वहाँ शिवसेना, ये एक गीत होता है हिंदी में हम लोग कहते हैं ना, एक गीत जिस डाल पे बैठता है, जिस पेड़ में बैठता है वो सूख जाता है। भारतीय जनता पार्टी देश में बैठ करके देश में सुखाड़ ला दिया है। देखिए वो नीट का परीक्षा में इतनी बड़ी अभी समझ लिए, वो किसी भी तौर पर कोई भी जनता का नहीं, समाज का नहीं, ना बेटी का, ना स्टूडेंट का, ना किसान का, ये भारतीय जनता पार्टी ये टेक्निकल के वजह करके आज 240 मुझे बोलने में जरा भर भी नहीं है। ये समझ लिए कि ये जो परिस्थिति हुआ है, जो अभी हालात है, ये भारतीय जनता पार्टी कल जो हमारी जो चुनाव होगी हमारे पक्ष में होगी और इंडिया के जो कैंडिडेट है उसमें पूरे लोग हिमायत करेंगे, क्योंकि बहुत से एनडीए के भी लोग हैं। हमें चाहते हैं कि हमारे जो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस तरह के सपने देख रहे हैं, ये कौन सी अर्थमेटिक से पढ़ के आए हैं, मुझे नहीं लगता। सर देखिए 240 और मुझे लगता है एक ओवरऑल आंकड़े यदि देखें तो 233-34 देख लीजिए आप, और यहाँ पर जो आंकड़ा है 293, तो मुझे लग रहा है उनको वो डिफरेंस से नाप रहे हैं ना सारी चीजों को। फिर अभी निर्दलीयों की क्या भूमिका, जो अन्य है वो भी तो सांसद है, वो क्या करेंगे। आज तो ये भी सुना देखा गया है कि जो सेंट्रल के मिनिस्टर हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले हैं, तो ये फैक्टर काम तो कर रहा है। मैं सुन नहीं पाई, राम कुमार जी क्या कहा आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह का ये कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ इनके ऐसे सपने ये इस तरह के कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को आने नहीं देंगे, ठीक है 295 पर हमारे सर्टिफिकेट समय की सीमा है, वो तो देखिए कल सब क्लियर हो जाएगा, सब सामने आ जाएगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए विश्वास प्रकट किया है, ठीक है। और कल स्पीकर के लिए जितने हमारे एनडीए गठबंधन है, क्या क्रॉस वोटिंग का एक अंदेशा है या ऐसा ना हो जाए? देखिए विपक्ष की जहां तक मैं बात करूं, उनको ऐसा कोई तनाव या चिंता की बात नहीं दिख रही। जो चिंता की जो लकीरें मुझे दिख रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से दिखती है। तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज हो सकती है? देखिए एनडीए के पास पूरा बहुमत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर क्रॉस वोटिंग होती है इंडिया गठबंधन की ओर से तो उनके वोट बढ़ जाएंगे। दूसरी बात है कि इनकी क्रॉस वोटिंग इनको जरूर चिंता का विषय है, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई ऐसी स्थिति आएगी आने वाले समय में। और स्पीकर का चुनाव एनडीए जरूर जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल एक चीज़ तो है कि ये लोकतंत्र है। देखिए विरोध करने का सबका अपना अधिकार है, कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक परंपराओं का सवाल है वो एक जो मर्यादा परंपरा रखना, क्योंकि लोकसभा का स्पीकर सबके लिए होता है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। पिछले दिनों में जिस तरह से आपने देखा तृणमूल कांग्रेस की बात की जाए तो जिस तरह से उनके सांसद महुआ मोइत्रा के साथ किया गया, इन सारी चीज़ों को भी तृणमूल जानती है। भले ही कांग्रेस ने नहीं पूछा हो कि भाई आप समर्थन करें या कर रही या नहीं कर रही, या बाद में वो उनसे बातचीत की हो, लेकिन फिलहाल तृणमूल कांग्रेस जरूर इंडिया ब्लॉक के साथ रहेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है राखी जी कि ये जो टकराव है हमें लगता है कि इतना स्मूथली नहीं चलेगा।
संसद में आने वाले समय में ये व्यवस्था पहले ही कायम हो जानी चाहिए थी। देश के लोगों ने चुन के भेजा है, जनता ने चुन के भेजा है, चाहे सत्ता पक्ष में चुनाव हो चाहे विपक्ष को चुनाव हो। आज संख्या बल के आधार पर भले ही जो एनडीए ज़्यादा है, लेकिन सवाल है कि इनकी भी संख्या कम नहीं है। और अगर उनको जनता ने चुना है तो सबको समान रूप से एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। सारे लोग जनता के हितों के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष है तो एकदम जो है देश के खिलाफ ही है। सारे लोग चुन करके आए हैं, तो इन सारी बातों को समझना होगा। और आने वाले समय में कल जो भी स्पीकर का चुनाव हो रहा है उसको देखने की ज़रूरत है। हालांकि ये पूरी तरह से मान लिया जाना चाहिए कि एनडीए का ही कैंडिडेट ओम बिरला चुनाव जीतेंगे, लेकिन फिलहाल राजनीति है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समय की सीमा है। मनीष जी 10 सेकंड में बोलिएगा, उससे ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगी सर। कर्नाटक, हिमाचल, तमिलनाडु, बंगाल, पंजाब, दिल्ली, केरल, इन सब जगह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सेम है, सेम पार्टी से है। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि होना ही होना चाहिए। सहमति से मिलता तो अलग है। और मुझे लगता है भाजपा ने अगर क्रॉस वोटिंग करा ली तो इनकी पोजीशन और अच्छी हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि इस इलेक्शन से, इस चुनाव से इंडी गठबंधन को और दिक्कतें बढ़ जाएं। और सर उधर से क्रॉस वोटिंग हो गई तो नुकसान होगा, बीजेपी का बड़ा नुकसान होगा। वही तो बड़ा सवाल है, वही तो सबसे बड़ा खेला और पेच है कल के दिन का कि आखिरकार होगा क्या। खैर समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए बात तो वही हो रही है ना, कह रहे हैं कि यदि विपक्ष की तरफ से क्रॉस वोटिंग होती है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा, एनडीए के साथ अच्छा हो जाएगा, विपक्ष की कहीं ना कहीं नाक कट जाएगी। लेकिन यदि वहां से क्रॉस वोटिंग हो गई तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वो झटका ऐसा भी हो सकता है कि आगे की राह में कहीं सरकार और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री की शपथ लिए हैं वहां तक कहीं झटका ना लग जाए। तो ये वाकई कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्या कुछ होता है कल 26 जून को। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।